हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। उनका आज यानी कि 6 दिसंबर को एक प्रकार से हम कह लें महापरिनिर्वाण टाइप की हम कह सकते हैं वो दिन है। और ये बहुत ही बड़ा दिन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद करने का, उनसे बहुत सारी बातों का प्रेरणा लेने का। तो थोड़ा सा पहले जीवन परिचय टाइप की हम चीज़ें देख लें, उसके बाद देखते हैं उनके जीवन से हम क्या चीज़ें सीख सकते हैं। उनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक महार जाति में हुआ था। और महार एक नीची जाति मानी जाती है, जो कि महाराष्ट्र की एक मराठा वहाँ पे रहने वाली एक जाति है। तो उसी में पैदा हुए थे। इनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल और इनकी 14 संतानें थी, जिसमें से 14वें नंबर की संतान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर साहब थे। इनका बचपन बड़े संघर्ष में व्यतीत हुआ। बचपन में जब ये स्कूल जाते थे तो वहाँ पर भी इनके साथ बड़ा भेदभाव हुआ था, ऐसा हमें पढ़ने को देखने को मिलता है। जैसे एक बार वो स्कूल में गए तो मास्टर साहब ने कह दिया कि नीची जाति का है, बाहर बैठो। तो उनको बाहर बैठा दिए। वो क्लास के बाहर ही बैठे रहे और वहीं से ही पढ़ाई करते रहे। एक बार वो चुप्पे चुप्पे संस्कृत पढ़ रहे थे तो मास्टर ने कहा कि मतलब देख लिए चुप्पे से कि कोई बाहर है, कोई तो बाहर है जो कुछ कर रहा है। तो कहे कौन है बाहर। तो भीमराव जी अंदर आए, कहे कि अरे सर मैं पढ़ रहा था। तो कहे नीची जाति का होकर के संस्कृत पढ़ रहा है, संस्कृत पढ़ रहा है। तो संस्कृत नहीं पढ़ने की अनुमति थी। जो नीची जाति के थे उनको संस्कृत पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती थी और वो संस्कृत पढ़ रहे थे, इसलिए उनके उस वाले पेज को निकाल करके फाड़ करके फेंक दिया। मास्टर साहब था, पता नहीं किस मानसिकता का मास्टर साहब था, कुल मिलाकर के ऐसा करे तो वो किया। एक बार अंबेडकर जी रिक्शे से कहीं जा रहे थे तो जो रिक्शा चालक था उसको अचानक से पता लगा कि अरे ये तो नीची जाति का है। अंबेडकर साहब बच्चे थे, उसमें बचपन में छोटे थे, तो उनको रास्ते में उतार दिया। कहा उतर, नीची जाति का होकर के रिक्शे पे बैठा है और मुझसे चलवा रहा है गाड़ी। अपना रिक्शे पर से उतरा, अंबेडकर साहब को कहा तू चला, रिक्शा तू चला। तो अंबेडकर साहब रिक्शा चलाते हुए ले गए उस पर, वो भी बैठ गया। इस प्रकार से जो है उनका जीवन बड़ा संघर्ष में रहा था। जो तथाकथित निचली जाति के लोग थे उनको कुएं से पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, मंदिर में जा कर के पूजा करने का अधिकार नहीं था, अपने आस्था को व्यक्त करने का, अपने इष्ट को मानने के लिए, पूजन करने के लिए मंदिर में जाना, सार्वजनिक स्थान पर सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक जलपान के क्षेत्र में दुकानों पे जा कर के जाने की अनुमति नहीं थी। तो अंबेडकर जी का जो बचपना है वो जाति के दंश में, जो तथाकथित उछली जातियों ने उनको जिस प्रकार से प्रताड़ित किया, उनको कई बार मारने का प्रयास किया, उनको ह्यूमिलिएट किया गया क्लासेस में, समाज के सामने कई बार उनको मतलब अपमान सहना पड़ा। इतने अपमान की घुट्टी पीने के बावजूद भी हमारे बाबा साहब ने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए बहुत आगे बढ़े और 1907 में मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई करने के पश्चात महाराष्ट्र के एक महाराजा थे, जो बड़ौदा स्थान है वहाँ पर, वहाँ की गायकवाड़ एक महाराजा थे, उन्होंने स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया डॉक्टर भीमराव जी को आगे की उच्च शिक्षा करने के लिए। तो वो एफ लिंस्टन कॉलेज करके कोई यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जा कर के उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। फिर 1915 में उन्होंने एमए कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई पूरी की। फिर 1917 में पीएचडी कोलंबिया विश्वविद्यालय से ही पीएचडी की पढ़ाई पूरी की। अर्थशास्त्र के वो बहुत बड़े जानकार थे। जब भारत में आए तो गायकवाड़ जी के यहाँ पर गए, उनके यहाँ पर सेवा भी दी, क्योंकि उनका मानना था कि गायकवाड़ जी ने हमें पढ़ाई करने के लिए इतना सारा स्कॉलरशिप दिया, इतनी सारा हमारा मदद किया है, तो हम जो है अपनी सेवा उनको देना हमारा कर्तव्य है। तो वहाँ पर गए, अपनी सेवाएँ प्रोवाइड किए। और अगर 1926 में 1926-27 के समय में बम्बई विधानसभा के वो सदस्य नामित किए गए और बाद में जाकर जब दोबारा से निर्वाचन हुआ तो वो निर्वाचित भी हुए। और 1928 तक देखें तो उनके पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, उसमें करीब 8000 किताबें थीं। डॉक्टर भीमराव जी को पढ़ाई का और पुस्तकों से बड़ा प्रेम था, कुत्ते से बड़ा प्रेम था। वायलिन बजाया करते थे, तो वायलिन यानी थोड़ा बहुत संगीत से भी उनको प्रेम था। 1950 तक देखें तो उनके पास, उनकी लाइब्रेरी में करीब 35,000 किताबें हो गई थी, ऐसा एक बीबीसी के रिपोर्ट में बताया गया है। यानी कुल मिलाकर के वो किताबों की लाइब्रेरी के बहुत शौकीन थे, मार्केट जाया करते थे, 2-2 दर्जन, एक-एक दर्जन किताबें खरीद लिया करते थे। बहुत बड़े वकील थे,
डॉक्टर साहब। और जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था तो उस समय संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जी को बनाया गया था। और ये उसमें 7 सदस्य थे, जिसमें से इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और इन्होंने लगातार मेहनत किया और उस समय के सबसे ज़्यादा विद्वान, सबसे ज़्यादा स्कॉलर पुरुष में अगर देखें तो डॉक्टर जी का नाम आता है, क्योंकि इन्होंने सभी प्रकार की जो कानूनी शिक्षा है, जो सामाजिक शिक्षा है, आर्थिक अर्थशास्त्री बहुत बड़े थे ये। इन्हीं के बेस पर आरबीआई की स्थापना 1934 में हिल्टन आयोग ने एक रिकमेंडेशन दिया कि आरबीआई की स्थापना किया जाना चाहिए, क्योंकि अंबेडकर साहब ने एक थीसिस लिखे थे। उस थीसिस का जो टॉपिक था ये था ए प्रॉब्लम ऑफ रुपी करके ऐसे कुछ था, यानी कि रुपए की समस्या भारत में किस प्रकार से है। तो उसी के तर्ज पर हिल्टन आयोग ने 1934 में रिकमेंडेशन दिया कि आरबीआई की स्थापना की जानी चाहिए। तो 1934 में आरबीआई का अधिनियम आया। 1935 में 1 अप्रैल 1935 को ही आरबीआई का गठन कर दिया गया। दिमाग की उपज किसकी थी? डॉक्टर साहब की दिमाग की उपज थे, और आरबीआई की स्थापना किया गया। इसका आरबीआई का शुरुआत में मुख्यालय कोलकाता में था, बाद में इसका मुख्यालय बदल करके मुंबई में कर दिया गया। और इसके शुरुआत में जो सबसे पहले गवर्नर थे आरबीआई के, वो एक कह लें अंग्रेज अधिकारी थे, स्मिथ करके नाम था, हॉर्न स्बॉर्न स्मिथ ऐसे करके कुछ नाम था। पहले जो भारतीय गवर्नर थे उनका नाम था सीडी देशमुख। और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन कर दिया गया। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये भारत में से सभी प्रकार के बैंकों का नियमन करती है, उसके लिए नियम बनाती है, मुद्रास्फीति कम हो देश में इस बात का प्रावधान करती है, मौद्रिक नीति बनाती है, और जितने भी बैंक हैं उनको कंट्रोल करती है, उनका नियमन करती है। जो मनी का फ्लो होता है, धन का प्रवाह होता है, वो वाला काम करती है। तो ये सब मोटी मोटा इसके आरबीआई के काम हैं, जो कि डॉक्टर साहब के दिमाग के ऊपर थे, और उन्होंने ये सिद्धांत दिया, आरबीआई की स्थापना किया गया। जब भारत आज़ाद हुआ तो इनको भारत का पहला विधि मंत्री बनाया गया था, यानी कि कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर बनाया गया था। बहुत ही योग्य पुरुष थे। एक बार जवाहरलाल नेहरू जी उनके गांधी जी के पास गए, कहे कि दिखाए अपनी पूरी लिस्ट दिखाए कि किसको किसको हम शामिल कर रहे हैं अपने मंत्रिमंडल में, ये सारी चीज़ें, मतलब संविधान सभा या मंत्रिमंडल में किसको शामिल कर रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा था कि आप इसमें डॉक्टर साहब को नहीं शामिल किए हैं। देखिए, गांधी जी ने ये शब्द कहे थे कि डॉक्टर साहब को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना, या कहें कि संविधान सभा का सदस्य ना बनाना, महात्मा गांधी जी ने जो कहा था उसको बता रहे हैं। उन्होंने जवाहर जी से कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा का सदस्य ना बनाया जाना डॉक्टर साहब के लिए कहने की हानि की बात नहीं है, बल्कि ये देश की हानि होगी। क्योंकि इतने ज़्यादा ज्ञानी पुरुष, इतने विद्वान पुरुष अगर अपने बुद्धिमत्ता का, अपने चातुर्य का, अपने अनुभव का संविधान लेखन में अगर अपना उपयोग नहीं दे पाएंगे, अपना योगदान नहीं दे पाएंगे, तो इससे नुकसान देश को होगा, भीमराव जी को नहीं होगा। इसलिए उनको शामिल किया जाना चाहिए और उनके सभी प्रकार के अनुभवों का अनुप्रयोग संविधान लेखन में किया जाना चाहिए। और उन्होंने संविधान लेखन में बड़ी महती भूमिका निभाई थी, इसलिए उनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उनको देश विदेश के जितने बड़े नेता हैं, चाहे हमारे ये ओबामा साहब हों, तो बड़े बड़े नेता ने इनको अप्रिसिएट किया है। बड़े बड़े जो बॉलीवुड के ये एक्टर्स हैं, उन्होंने अप्रिसिएट किया है। इन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं वो काफ़ी पढ़ने योग्य हैं। ऐसी आमिर खान साहब ने एक किसी उसमें बताया है, तो एक पुस्तक को मैंने भी परचेज़ मतलब अप्लाई कर दिया है। एक आध सप्ताह में आ जाएगी, तो आप भी उनके पुस्तक को पढ़िए, उनके जीवन से सीख लीजिए। और सबसे बड़ी सीख ये है उनके जीवन से कि शिक्षा जो है बहुत बड़ा हथियार है। शिक्षा से ही समाज को, देश को, अपने आप को बदला जा सकता है। शिक्षा वह हथियार है, वह शेरनी का दूध है, जिसे जो जितना ज़्यादा पिएगा उतने ज़्यादा दहाड़ेगा। ऐसा भीमराव जी का कहना था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसे जो जितना ज़्यादा पिएगा उतने ज़्यादा दहाड़ेगा। तो भैया, एजुकेशन इज़ द टूल, एजुकेशन इज़ द everything, education is the means by which we can change the world, by which we can change ourselves। तो इसी नोट के साथ अंतिम समय उनका बताया थोड़ा सा। तो उनके 5 संतानें थी। उनकी पत्नी का नाम रमाबाई था।
उनकी 4 संतानें बैक टू बैक मर गईं। और कुछ समय बाद रमाबाई का भी देहावसान हो गया था। उनके पिता माता सब मतलब कोई था नहीं उनके जीवन में, बाद में मतलब सब धीरे धीरे करके समाप्त हो गए। तो उनका जीवन बड़ा संघर्षमय रहा था। डॉक्टर साहब जी का जीवन बहुत संघर्षमय रहा था। हमें उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने का, प्रेरणा लेने का एक अवसर है, लेना चाहिए। और ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी के साथ भी भेदभावपूर्ण व्यवहार ना करें, बर्ताव ना करें। जाति के आधार पर, धर्म, प्रजाति, रंग, रूप, वेशभूषा, जन्मस्थान, है ना, बहुत सारे बेस हो सकते हैं। आर्थिक पृष्ठभूमि, कोई देखने में कैसा दिख रहा है, छोटा है, नाटा है, काला है, गोरा है, पीला है, हरा, नीला, जैसा भी है, आप किसी को जो भी स्थिति जैसी है, जिसके पास किसी के फटे कपड़े हैं, किसी की आर्थिक पृष्ठभूमि बहुत ख़राब है ना, कोई बहुत मोटा है, कोई नाटा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको बेस बना करके आदमी हंसी मजाक उड़ाता है। हंसी मजाक उड़ाने से क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि एक प्रकार से कहें भेदभाव पैदा होता है, यानी असमानता आती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी की पृष्ठभूमि को बेस बना करके हम उसके साथ भेदभाव वाली नीति ना अपनाएं। सभी को सम्मान दें। सभी के जीवन जो हैं बहुमूल्य हैं, ईश्वर ने सबको बनाया है। सभी के जीवन को सम्मान दें और किसी को नीचा हम ना कहें अपनी तरफ से। सभी को जहाँ तक संभव हो हम सहयोग करें, आगे बढ़ाने में योगदान करें और किसी का पैर ना खींचें, बल्कि किसी के पैर का सहारा बने। तो इस वीडियो में इतना ही। आप BR अम्बेडकर जी के बारे में आपको जो बातें अच्छी लगती हैं आप उसको लिख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी इसको बता सकते हैं। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भीम।